तो स्टूडेंट यदि आप भी 23 फरवरी को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे मॉडल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को सीधा यही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो स्टूडेंट वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का आंसर आप सभी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का स्टूडेंट जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा। आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट जो पेपर का कोड है वो 348 CL है। मेरे प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आपको 18 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। आगे कराए निर्देश में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को पृष्ठी नामांकित रेखांकित चित्रों द्वारा कीजिए। आगे यहाँ पर है कि प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से MCQ पूछा जाएगा और यहाँ पर देखिए जो MCQ बताने वाला हूँ ये सारी MCQ आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 23 फरवरी को 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। स्टूडेंट ऑप्शन है हल्के परागकण और बृहद अनावृत पुंकेसर, वृहद पीछेवन वर्तिकाग्र और स्टूडेंट असंख्य बीजांड। तो देखिए वायु परागण के लिए उसे क्या है कि हवा के माध्यम से एक पुष्प पर क्या करना है दूसरे पुष्प पर परागकण को जाना है। तो उसके लिए क्या है परागकण को हल्का होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या है इसका उदाहरण तो है बृहद अनावृत पुंकेसर यानी पुष्प में कई पुंकेसर हो ताकि क्या हो आसानी से हवा के माध्यम से क्या हो सके वहाँ पर परागण हो सके, ये भी इसका उदाहरण है। यहाँ पर क्या है कि बृहद पिछ वर्तिकाग्र और वहाँ पर क्या हो वर्तिकाग्र भी अधिकांश हो। तो ये तीनों क्या है ये और B और C ये तीनों क्या है वायु परागण की विशेषता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो दिया गया है असंख्य बीजांड ये क्या है आप सभी का वायु परागण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि दांत कोशिका अर्धता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। तो स्टूडेंट जो होता है दांत कोशिका अर्धता होता है वो स्टूडेंट वैलिन एमिनो अम्ल के क्या होती है प्रतिस्थापन से आप सभी को दांत कोशिका अर्धता मनुष्यों में देखने को मिलता है। इसमें वो होता है क्या स्टूडेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसमें जो आप सभी की WBC होती है गोल आकार के देखिए समानता होती है। लेकिन जब क्या होता है उसे एक देखिए जब उसे क्या हो जाता है आप सभी का सिकल सेल एनीमिया हो जाती है तो उसकी जो RBC है कुछ इस तरीके से सिकल आकार की हो जाती है, ठीक है। ये देखिए एक आनुवांशिक रक्त विकार है। इसमें क्या होता है वैलिन के एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से दांत कोशिका अर्धता होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो आप सभी का प्रत्यक्षी अणु होता है कुछ इस तरीके से देखिए आपका होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से आप सभी का होगा और स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं कि 4 पेप्टाइड बंद होते हैं। कितने होते हैं 4 पेप्टाइड बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर है। इसी तरीके से देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सही है। स्टूडेंट ऑप्शन A है ताप, B है विटामिन, C है लवण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ये जो है ये कोई भी का इसका अनुकूलतम के लिए नहीं सही कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर D यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए स्टूडेंट आप सभी के पास यहाँ पर निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया गया है जो कि 1 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्जेलिस और कोमेलाइना 2 प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं। पहला हो गया अमील और दूसरा हो गया अनुउन्मील परागण। ये 2 पुष्पों का क्या करते हैं ऑक्जेलिस और कोमेलाइना क्या करते हैं उत्पादन करते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं आप सभी को अभी वीडियो के लास्ट में यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है।
आगे यहाँ पर करा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का उपयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो जीवाणु का अपने शोध में प्रयोग किया था। इस जीवाणु द्वारा निमोनिया रोग होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना है। आगे देखिए यहाँ पर कहा है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन सा है। तो लिखेंगे स्त्री जनन तंत्र में अंडो उत्सर्ग के बाद अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी है वो क्या है, फिवरी है, यानी झाला, जिसे इंग्लिश में किफ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर कहा है कि मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मेंडल की वंशागति सिद्धांत निम्न कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा। लिखेंगे यहाँ पर कि संचार की सुविधाएं आज की जैसी नहीं रही, यानी आज के ज़माने में क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। उस समय क्या था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इसीलिए क्या है जो मेंडल की वंशागति सिद्धांत है ये क्या है कई जगहों पर प्रकाशित नहीं हो पाया। दूसरा कारण यह है कि इन्होंने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था जिसे वैज्ञानिक को समझ नहीं पाए थे, जिसे वैज्ञानिक क्या समझ नहीं पाए, यानी जो मेंडल जी हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था। जो बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे उनके गणितीय शब्दावली को समझ नहीं पाए, इसीलिए क्या हो गया 1900 तक इनका जो सिद्धांत है वो क्या रह गया, अज्ञात रह गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कहा है कि नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखेंगे कि नत्रजन स्थिरीकरण के लिए एनालिना और नानास्टाक साइनोबैक्टीरिया के ये सब क्या है नाम है। आगे यहाँ पर करा है आप सभी का कि अति लघुत्तरी प्रश्न है जो कि स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 2 नंबर में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि मटर के पौधे के जीनोटाइप के निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसमें लिखेंगे कि मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप का निर्धारण परीक्षार्थ संकरण द्वारा किया जाता है। जब प्रथम पीढ़ी का क्रॉस अपभावी पीढ़ी के साथ करते हैं तो इसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। आगे का रहा है कि सहविलुप्तता का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कराए लिखेंगे सहविलुप्तता का परिभाषा कि किसी एक जात के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित दूसरी जात भी विलुप्त हो जाती है, तो इस घटना को सहविलुप्तता कहते हैं, यानी साथ साथ विलुप्त होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सभी का ग वाला क्वेश्चन करा है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को प्रतिरक्षी अणु का क्या करना है, आप सभी को चित्र बनाना है। देखिए यही में क्वेश्चन पूछा गया था अभी ऊपर कि प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पेप्टाइड बंध है इसमें 4 पेप्टाइड बंध हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पेप्टाइड बंध हैं। अब देखिए आप सभी को क्या करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को लघु श्रृंखला और यहाँ पर प्रतिरंजन बंधक स्थल बनाना है और इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को दीर्घ श्रृंखला बनाना है। ठीक है, और इन दोनों के क्या करना है, आप सभी को प्रतिबंधन का पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देना है। ठीक है, आगे यहाँ पर कला है अगला क्वेश्चन घ वाला कि लैक ओपेरान में जेड और वाई जीन किस एंजाइम का कुटलेखन करते हैं, उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। आप इसका आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे कि ई कोलाई में, यहाँ पर लिखेंगे कि ई कोलाई में 3 एंजाइम के जीन एक साथ क्रमशः सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जीनों को मिलाकर सनातनात्मक जीन भी कहा जाता है। ये एक साथ उपस्थित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता के संबंध में होता है। संरचनात्मक जीन के साथ ही इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने वाला जीन भी, नियंत्रण जीन भी उपस्थित होता है। आगे यहाँ पर लिखेंगे आप कि लैक आई जीन के नियंत्रण में लैक निरोधक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये नियंत्रक जीन 3 प्रकार के नियामक जीन का प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, प्रोत्साहक जीन और प्रचारक जीन होते हैं। जीनों के इस समूह को लैक ओपेरान कहा जाता है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लैक ओपेरान के क्रियाविधि का इसका यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर आना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि जैविक खेती
कृषि पर एक टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे कि कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें कल कारखानों से निर्मित रसायन, उर्वरक, वृद्धि नियंत्रणों और कीटनाशी का उपयोग न करके जीव संयुक्त उर्वरक जैसे राख, खाद, गोबर, नीम आदि का उपयोग करते हैं तो उसे उसे इस कृषि को क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर है आप सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि क्या है आप सभी को 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आभासी एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों है? लिखेंगे यहाँ पर कि निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय की रचना करता है। ठीक है। अंडाशय से विकसित फल को हम लोग सतफल कहते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से निर्मित फल को हम लोग आभासी फल कहते हैं। जैसे नाशपाती हो गया, काजू हो गया, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी, अनानास आदि क्या है? सब फल निर्माण क्या होते हैं? मांसल पुष्पासन से होते हैं। तो इस फल को क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। सेब जो है ये क्या होता है? पुष्प के पुष्पासन से क्या होता है? बनता है। तो इस प्रकार से क्या है? यह अंडाशय से इसका निर्माण नहीं होता है, इसलिए सेब का एक आभासी फल का उदाहरण है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो यहाँ पर लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक साल में कई बार इसे लगाया जा सकता है। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण वाले क्षमता वाले होते हैं। इनमें परागण आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं। इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल है, इसलिए जो मेंडल जी हैं अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को चयन किया था। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर करा है कि निलोडित बीज रिएक्टिविटी की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बायो रिएक्टर। ठीक है। लिखेंगे कि कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा उत्पादन नहीं हो सकता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए बायो रिएक्टर या बायो रिएक्टर का विकास हुआ। बायो रिएक्टर एक बर्तन के समान जिसमें सूक्ष्म जीव जंतुओं कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैविक पदार्थों यानी एंजाइमों आदि दृष्टि में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पर लिखेंगे कि विलोडन प्रकार का जो होता है बायो रिएक्टर वो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए इसे आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस बायो रिएक्टर का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि विलोडन यानी स्टीयरिंग प्रकार के जो बायो रिएक्टर होता है उसका अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बिलोडित हाउस बायो रिएक्टर के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह बेलनाकार का इसका आधार घुमावदार होता है। आधार घुमावदार होने के कारण अंदर रखी वस्तु को मिश्रित करने में सहायता मिलती है। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता उसका मिश्रण होता है। इसमें एक प्रशोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण और इसके बाद ताप नियंत्रण आदि भाग होते हैं। इस तरीके से देखिए आप सभी को बिलोडित जो आप सभी का बायो रिएक्टर है उसका आप सभी को यहाँ पर चित्र बनाना होगा। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कि यह 2 प्रकार का होता है, यानी जो बिलोडित आप सभी का बायो रिएक्टर होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कि साधारण बिलोडन हाउस बायो रिएक्टर और दूसरा होता है दंड हाउस बायो रिएक्टर। इसमें जीवाणु विहीन हवा की बुलबुलाते हुए प्रवेश किए जाते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर करा है कि अंड जनन के व्यूहात्मक पार्ट का आरेखी का बनाइए, निरूपण बनाइए। तो जो आप सभी के एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है इसका आप तो प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि देखिए आप सभी को इसको साधारण या फिर बोला जाता है डायरेक्ट किसका आरेख बनाने के लिए, या फिर जब आपको बोला जाएगा कि अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तो वहाँ पर भी आप सभी को इस डायग्राम को बनाना होगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर करा है कि सक्रिय प्रतिरक्षा टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। लिखेंगे कि जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अब यहाँ पर टीकाकरण के बारे में लिखेंगे कि जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इस औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। ठीक है।
आगे यहाँ पर कह रहा है आप सभी का क्वेश्चन कि किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका उपयोग पुनर्योगक डीएनए यानी rDNA, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि माइक्रो इंजेक्शन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन द्वारा किसी भी जीव में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश कराते हैं कि यह सूक्ष्म सुइयों का उपयोग करके डीएनए को सीधे कोशिका के केंद्रक में डालकर कोशिका के उत्तम गुण को डीएनए को शामिल करने की क्रिया है। कौन सी क्रिया? माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा है यहाँ पर विद्युतीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, देखिए लिखेंगे कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अच्छे गुण डीएनए को प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पोषित कोशिका की प्लाज्मा में क्या करते हैं, छड़ित छिद्र बनाए जाते हैं। छिद्र बनाकर उसमें हम क्या करते हैं कि rDNA को प्रवेश कर देते हैं। तीसरा है यहाँ पर कि जीन गन विधि, यानी यह एलियन डीएनए से लिफ्ट माइक्रो प्रोजेक्टाइल को लक्ष्य कोशिका में बहुत तेजी से क्या करता है, बमबारी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, rDNA को किसी भी कोशिका के में प्रवेश करा देते हैं उसके डीएनए में। ठीक है, अगला यहाँ पर करा है कि प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण दो इसका समझाइए। लिखेंगे कि प्रकाश जंतु पौधों की वितरण को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश है। चूंकि सूर्य के प्रकाश से पौधा इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। अंधेरे से यह क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करना तथा अंधेरे से यह क्रिया संभव नहीं है। ऐसा देखा गया है कि प्रकाश की प्रखरता, प्रकाश की किस्म, प्रकाश का समय प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि कई पौधे पुष्पन के लिए अपनी प्रकाश अवधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूर्य पर प्रकाश के निर्भर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर कि वरदान पिता की समान पुत्री का विवाह है। समान पुरुष के होने पर वरदानता की वाह की संभावना और उसके पुत्र पर क्या होगी, वंशावली की चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। आप सभी को करना क्या है, आप सभी को सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि एक समान स्त्री का जब विवाह वरदान पुरुष के साथ हम लोग कराते हैं तो इनके सभी पुत्र क्या होंगे, समान होंगे, परंतु जो पुत्रियां होगी वो क्या हो जाएंगी, इस रोग की वाहक होंगी, क्योंकि वरदान कारक जीन के यक्ष लिंग पर गुणसूत्र के होते हैं। यदि किसी वरदान दंपति को एक बेटा और एक बेटी है तो इनके बीच समान दृष्टि अनुपात 1:1 होगा। ठीक है, अब क्या करा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि जानवरों में यानी मवेशी सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 4 कमियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जानवरों एवं सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त जो इंसुलिन होता है, जब मधुमेह के रोगियों को इलाज के लिए उपयोग किया जाता है तो यह एलर्जी का कारण बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कर रहा है कि स्वस्थाने यानी इन सिटू और बाह्य स्थाने यानी एक्स सिटू संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछा जाता है कि स्वस्थाने और बाह्य स्थाने में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्वस्थाने संरक्षण इस विधि में संकर ग्रस्त जातियों को प्राकृतिक आवास में ही रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। इसी कारण राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार बनाए गए। भारत में लगभग 103 राष्ट्रीय उद्यान और 550 अभयारण्य है। ठीक है, आगे यहाँ पर करा है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी इस विधि में संकर ग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में न रखकर उसे मानव द्वारा निर्मित जो आवास है उसमें रखा जाता है। जैसे जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान, फील्ड बैंक आदि में क्या होता है, इसे रखा जाता है। आगे यहाँ पर करा है कि स्पर्धा एवं प्रतिजीविता को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे स्पर्धा हम लिखेंगे कि विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल, प्रकाश के ग्रहण करने हेतु पारस्परिक क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्धा कहलाती है। इसमें पारस्परिक क्रिया करने वाले दोनों सदस्य प्रजाति ऋणात्मक रूप से प्रभावित होती है और अंतर जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है।
उदाहरण के लिए इसमें लिखेंगे कि फसलों पौधों व खरपतवार के बीच जल, खनिज, लवण, स्थान, प्रकाश आदि क्या होती हैं, ये क्या है, वास्तविक का स्पर्धा है। परजीविता में लिखेंगे कि विषम पोषी जीवधारियों को जीवित पोषी के शरीर में आहार प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। यह घटना परजीविता कहलाती है। अधिकांश जीवाणु, कवक आदि परजीवी जीवन काल या उसका एक पोषी शरीर के उसके शरीर में पूरा करते हैं। जैसे कष्टा हो गया, आजू हो गया, खटमल हो गया, ये सब क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव से क्या करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं, यहाँ पर परजीवी जीव कहते हैं। आगे यहाँ पर आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है कि किन्हीं दो में विभेद लिखिए। जैसे यहाँ पर है कि बीज पत्राधार है और बीज वित्रोपरिक है, या फिर परिभ्रूणपोष और फली है, या फिर अध्यावरण और बीज चोल है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप सभी को सबसे पहले कि बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर। तो लिखेंगे कि मूलांकुर प्रांकुर के अतिरिक्त भ्रूणी अक्ष के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बीज पत्राधार और बीज पित्रोपारिक भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर अक्ष और बीज पत्रों के जुड़ने के स्थान के बीच होता है, उसे बीज पत्राधार कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस तरीके से आप सब इस पूरे पेपर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर स्टूडेंट मैं इस पेपर का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस पर वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। जाकर वहाँ से इस पेपर का PDF आप लोग डाउनलोड करके, इस पूरे PDF को डाउनलोड करके आप पेपर को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।